नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस के अंतर्गत बायोलॉजी के कुछ प्रश्नों को, जिनकी बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या की गई है। तो आइए देखते हैं बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें पहला प्रश्न है, कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ है। कोशिका भित्ति का निर्माण जो है हुआ है, किससे हुआ है? सेलुलोज से, पेक्टोज से, लेमला से या उपरोक्त सभी से। इसका क्या जवाब होगा? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी से। सेलुलोज से भी कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ है। 3 इसमें लेयर होती हैं। एक ऊपर वाली लेयर सेलुलोज, अंदर वाली पेक्टोज और बीच वाली जो है लेमेला कहलाती है। इन तीनों से मिलकर जो है कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यह कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जो निर्जीव होती है। इसमें जान नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा डी, उपरोक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका को आकृति प्रदान करना, प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना, पदार्थों का नियंत्रण करना, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा जो है सही है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी। कोशिका जो है क्या करती है? आकृति प्रदान करती है। कोशिका भित्ति जो है कोशिका को आकृति प्रदान करती है। कोशिका भित्ति नहीं रहती तो उसकी आकृति जो है निश्चित नहीं होती। इसलिए कोशिका भित्ति कोशिका को आकार प्रदान करती है। साथ ही जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है, जीव द्रव्य, उसे जो है सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि बाहर से कोई धक्का आदि जो है न लगे, जिसके कारण से प्रोटोप्लाज्म जो है सुरक्षित रहता है। साथ ही पदार्थों का नियंत्रण करता है, यानी कि कोशिका भित्ति जो है वह पदार्थों के आवागमन में जो है सहायक होती है, लेकिन वह सभी पदार्थों को अंदर जाने नहीं देती है। इस तरीके से वह पदार्थों का नियंत्रण करने का भी काम करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखें। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, प्रोटोपैक्टिन की, काइटिन की या ए और बी दोनों की। इसका क्या जवाब होगा सही? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि सेलुलोज और प्रोटोपैक्टिन दोनों की जो है बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। शैवाल जो है एक तरह के पादप ही होते हैं। यह जो है एक कोशिकी, यह जो है समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ज़्यादा करते हैं। और पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शैवालों द्वारा ही की जाती है। इस तरीके से ऑक्सीजन का उत्पादन सबसे ज़्यादा इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी। अगला देखिए। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा जीवित जीव जीवाणु या बैक्टीरिया जो है से संबंधित है। कौन सा संबंधित है? जो सबसे छोटा जीव जीवाणु बैक्टीरिया है। इसमें सही जवाब कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, गैलीसेप्टिकम या मानव कोशिका या बैक्टीरिया या अमीबा। इसमें से कौन सा सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसका जो है यह सही जवाब है। यह सबसे छोटी जो है जीव होता है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला देखें। सबसे छोटा जीवाणु जो है कौन सा होता है? सबसे छोटा जीवाणु स्पाइरेलियम वॉल्यूटान्स है या डियलिस्टर न्यूमोनिस्टिस है या साल्मोनेला टाइफोसा है या विब्रियो कॉलेरी है। इसमें से कौन सा जो है जवाब सही है? तो इसका सही जवाब है बी, ऑप्शन नंबर बी, डियलिस्टर न्यूमोनिस्टिक। यह जो है इसका सही जवाब है। अगला है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक है क्या है? मैग्नीशियम, लोहा, तांबा या निकिल। इसमें से कौन सा जवाब जो है सही है? तो इसका सही जवाब है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। इसके बिना क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो सकता। अगर पत्ती को हम जलाएं, क्लोरोफिल को हम जलाएं, तो अंतिम में जो है मैग्नीशियम ही बचता है। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन होगा ए। अगला है। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश में? बैंगनी में, लाल में, हरा में या उपरोक्त सभी में। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है लाल। लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वह ज़्यादा होती है और इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सबसे ज़्यादा होती है। और दिन में जो है यह प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। बैंगनी में कम होती है, हरा में भी
कम होती है। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन है बी। अब आइए देखते हैं किस कोशिकांग में केंद्रक के अलावा डीएनए होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या क्लोरोफिल में होता है या राइबोसोम में होता है या ए और बी दोनों में होता है। कौन सा इसका सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन इसका सही है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का, इसमें भी एक अतिरिक्त डीएनए होता है। इसके अलावा जो क्लोरोफिल होता है पादप कोशिका में, यह दोहरी झिल्ली का बना होता है और यह भी माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली का बना होता है। इसमें राइबोसोम आदि इसमें होते हैं और इसमें भी होते हैं। साथ ही इसमें डीएनए भी होता है, इसमें भी होता है। तो इस तरीके से इन दोनों में जो है डीएनए होता है और इसी वजह से इन्हें अर्धस्वायत्त अंग कहा जाता है, क्योंकि डीएनए एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा मटेरियल है जिसके माध्यम से कोशिकाओं को जो है संदेश देने, निर्देश देने का जो है काम किया जाता है, नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इस तरीके से डीएनए जिस भी कोशिकांग में रहता है वह अर्धस्वायत्त की भूमिका निभाता है, जबकि बाकी कंट्रोल जो है कोशिका के अंदर उपस्थित जो केंद्रक होता है वह निभाने का काम करता है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। आइए अब देखते हैं प्रोटीन की इकाई है। प्रोटीन की इकाई क्या है? जिस तरीके से कोशिका होती है, कोशिका यह सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की। जिस तरीके से घर होता है, घर का निर्माण होता है, उसमें बहुत सारे ईंटों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ईंट जो है वह घर के निर्माण में सबसे छोटी इकाई है। या किलो जो होता है, किलो 1 केजी, उसमें सबसे छोटी इकाई जो है क्या होती है? ग्राम होती है। यानी कि सबसे छोटा पीस ग्राम होता है, पैमाना सबसे छोटा। वही पैमाना जो है हम देखते हैं कि प्रोटीन के निर्माण में सबसे छोटा पैमाना कौन सा होगा? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, आरएनए या इसमें से कोई नहीं। कौन सा इसका सही ऑप्शन है? तो इसका सही ऑप्शन है एमिनो एसिड। यानी कि शरीर में जो है बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं, जो कई अमीनो एसिड मिलकर जुड़कर निर्माण करते हैं प्रोटीन का। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। और इसे जोड़ने में जो है आरएनए जो है सहायक होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन है ए। अगला है कोशिकांगों का कोशिकांग किसे कहते हैं? यानी कि जो कोशिकांग होते हैं उन कोशिकांगों में भी यह कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। जैसे कोशिका का कोशिकांग है, राइबोसोम भी है, डीएनए, आरएनए ये कोशिका के अंदर उपस्थित रहते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है या लवक है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, यह सभी जो है एक कोशिका के कोशिकांग होते हैं। लेकिन इन कोशिकांगों में भी एक ऐसा कोशिकांग है जो इनमें उपस्थित रहता है। कौन सा? राइबोसोम, केंद्रक, डीएनए या आरएनए, कौन सा जो है इसमें उपस्थित रहता है कोशिकांग में? तो इसका सही ऑप्शन है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वह उपस्थित रहता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में या अन्य एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उस पर भी यह चिपका रहता है। इस तरीके से राइबोसोम को कोशिकाओं का कोशिकांग कहते हैं। तो सही जवाब है ए। अगला है राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का। इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 प्रकार का। इसमें 2 प्रकार है, एक है 70S और एक जो है 80S। यहाँ पे एस का मतलब है श्वेटज़रबर्ग जो है एक यूनिट है, जो एक वैज्ञानिक थे श्वेटज़रबर्ग, उन्होंने खोजी थी। इनका गुणांक है, यह जो है इनकी जो इकाई होती है, एक की इकाई होती है 50 और एस। यह जो है इसके यूनिट होती है, 2 इकाइयाँ होती है, एक छोटी और बड़ी। और जबकि इसकी जो है एक 60 होती है और एक 40 होती है। औषधि गुणांक इनका यह होता है।
इसमें अब इसका जोड़ेंगे तो ये 80 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। यह इस हिसाब से होता है कि जो ऊपर की यूनिट होती है वह जो है नीचे वाली यूनिट में उसका कुछ पार्ट जो है अंदर रहता है। इस कारण से इतने इस पार्ट का जो है मेजरमेंट नहीं हो पाता है जब ये संयुक्त रूप में रहते हैं। लेकिन जब ये अलग होते हैं तो इसका भी मेजरमेंट होता है, तो इसकी यूनिट जो है बड़ी हो जाती है और यहाँ पे एक जो है बड़ा और एक छोटा होता है। इस तरीके से जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए। आइए अब देखते हैं राइबोसोम किससे बना होता है। आरएनए से, प्रोटीन से, डीएनए से या ए और बी दोनों से किससे बना होता है? इसका क्या सही ऑप्शन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। आरएनए और प्रोटीन दोनों से मिलके बना होता है। आरएनए में यह 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, एमआरएनए और इसके अलावा टीआरएनए, इसके अलावा आरआरएनए। ये जो है 3 प्रकार के आरएनए जो होते हैं और इनसे मिलके जो है राइबोसोम का निर्माण होता है। एमआरएनए जो है जो केंद्रक होता है कोशिका में, उससे मैसेज लाने का काम जो है एमआरएनए करता है और उन मैसेजों के आधार पे जो है टीआरएनए एमिनो एसिड को लाने का काम करता है। एमिनो एसिड को जो है इकट्ठा करता है और उन एमिनो एसिड को जोड़ने का काम जो है कौन करता है? आरआरएनए। एमआरएनए का पूरा नाम मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए, टीआरएनए का पूरा नाम या ट्रांसफ़र या स्थानांतरण आरएनए और आरआरएनए का पूरा नाम राइबोसोमल आरएनए कहलाता है। और ये तीनों मिलके जो है क्या करते हैं? प्रोटीन निर्माण में जो है सहायक होते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी, आरएनए और प्रोटीन दोनों से मिलके जो है होता है राइबोसोम का निर्माण। अब आइए देखते हैं जीन का मुख्य कार्य क्या है। ए, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या प्रोटीन का निर्माण करना, या ए और बी दोनों करना, या इसमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ए, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करना, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है स्थानांतरण किए जाते हैं गुणों का। इसमें जो है जो माता होती है, मान लीजिए ये माता है और ये पिता यानी कि फादर, तो मदर और फादर इन दोनों के गुण जो है आते हैं। इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है, 46 होती है, लेकिन 46 होती है। तो इसमें अंड और इसका स्पर्म दोनों आते हैं, तो दोनों से जो है 23 जो है गुणसूत्र आते हैं। इससे जो है 23 आते हैं और इस तरीके से यह एक जो है जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो पुनः जो है ये 46 हो जाते हैं। तो आधे आधे गुणसूत्र जो है माता पिता से आते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गुणसूत्रों का ट्रांसफ़र जो है होता है और इन गुणसूत्रों का निर्माण जो है डीएनए से होता है। किससे होता है? डीएनए से। और इन्हीं डीएनए पे जो है क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। इन्हीं डीएनए पे जीन जो है पाए जाते हैं। इस तरीके से जीन्स जो है एक सेट होता है गुणों का और वह जो है किसी विशेष गुण को जो है रिप्रेजेंट करता है और वह डीएनए पे जो है स्थित होता है और डीएनए जो है क्रोमोसोम पे या गुणसूत्र पे स्थित होता है। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न का कि जीन्स का मुख्य कार्य जो है क्या है? आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से उत्पादक कौन है? बिल्ली है, बैक्टीरिया है, अमीबा है या पौधे हैं? इसमें से कौन सा जो है उत्पादक कहा जाता है? समझ लें उत्पादक क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं उन्हें जो है हम उत्पादक कहते हैं। तो इसमें जो है कौन जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है? बिल्ली, बैक्टीरिया या अमीबा या पौधे? तो इसका सही जवाब होगा पौधे। पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि यह वायुमंडल से जो है CO2 लेते हैं, इसके बाद से जल लेते हैं, ज़मीन से खनिज पदार्थ लेते हैं, इसके बाद से सोलर एनर्जी लेते हैं,
और इस तरीके से क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये भोजन का निर्माण करते हैं और भोजन के रूप में C6H12O6 का जो है निर्माण होता है, प्लस ऑक्सीजन जो है यह छोड़ते हैं। तो इस तरीके से यह जो पादप होते हैं इसके कारण इस प्रकार संश्लेषण की यह क्रिया करते हैं और उसके कारण से जो है भोजन का निर्माण करते हैं और भोजन के उत्पाद के रूप में यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जो है निर्माण करते हैं, जो ऑक्सीजन वायुमंडल में जो है मुक्त हो जाती है, जो अन्य जीवों के लिए जो है सहायक होती है, जीवनदायिनी होती है। तो इस तरीके से यह पादप जो है उत्पादक होते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? डी सही है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो लास्ट प्रश्न है। संपूर्ण जीवों को कितने जगत में विभाजित किया गया है? 1 में, 2 में, 3 में या 5 में? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यानी पृथ्वी पे जो है बहुत सारे जीव हैं, करीब 17 लाख जीव जो हैं पृथ्वी पे, और पादप, जंतु और पादप हैं जिनके बारे में जो है हमें ज्ञान करना ज़रूरी है। लेकिन इनके ज्ञान के लिए जो है हम अगर करें तो हम ठीक से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनके अध्ययन की सुविधा के लिए वैज्ञानिकों ने इनके कुछ गुणों के आधार पे इन्हें कुछ वर्गों में या जगतों में विभाजित किया है। और वह जगत जो है कितने हैं? 5 जगत हैं। उन 5 जगतों में पहला जगत है मोनेरा, दूसरा जगत है प्रोटिस्टा, और तीसरा जगत है फंजाई, और चौथा जगत है प्लांटिया, और 5वां जगत है एनिमेलिया। ये जो है जगत हैं, इन जगतों में कुछ गुण विशेष हैं। उन गुण विशेषों के आधार पे इन्हें जो है जीवों को, संपूर्ण जीवों को जो पृथ्वी पे उन्हें विभाजित किया गया है। मोनेरा में ऐसे जीवों को रखा जाता है जो एक कोशिकीय होते हैं, जिनके पास कोई भी केंद्रक नहीं होता है और न तो कोशिकांग होते हैं। ऐसी जीवों को मोनेरा में रखा जाता है। जैसे बैक्टीरिया जो है इस जगत में आता है। दूसरा जो है हम बात करें प्रोटिस्टा के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया जो है यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला होता है। इस तरीके से मोनेरा में जो है प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। वहीं जब प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा में ऐसे जीव आते हैं जो एक कोशिकीय तो होते हैं, लेकिन इनमें केंद्रक और अनेक जो कोशिकांग होते हैं वह मौजूद होते हैं। इस कारण से इन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे इस वर्ग में, इस जगत में अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है। वहीं फंगी की बात करें तो यह जो है मल्टीपल सेल वाले होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं, और इनमें जो है केंद्रक भी होता है, कोशिकांग भी होते हैं और अनेक कोशिकाओं वाले होते हैं। इसलिए इन्हें फंगी या कवक के अंतर्गत रखा गया है। ये कवक जो है दिखाई देने में जंतु जैसे होते हैं, लेकिन ये असल में न जंतु होते हैं न पादप होते हैं, बल्कि यह मृतोपजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों पे निगल कर जीवित रहते हैं। जैसे इसका उदाहरण जो है मशरूम या कुकुरमुत्ता होता है। इसके अलावा अगला है प्लांटिया। प्लांटिया के अंतर्गत पादपों को रखा जाता है, यानी कि पादपों की एक विशेषता है कि ये अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, अर्थात ये उत्पादक कहलाते हैं। इसलिए इसे जो है अलग वर्ग में रखा गया है। इनके पास अपना भोजन बनाने का सिस्टम होता है और यह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए यह जो है एक अलग वर्ग में इन जीवों को जगत में रखा गया है। वहीं अगला है एनिमेलिया। अगला जगत है एनिमेलिया। एनिमेलिया में ऐसे जीवों को रखा जाता है जो उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता इसके अंतर्गत जंतु जो होते हैं उन्हें रखा जाता है। सभी जंतुओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है जो अपने भोजन के लिए वह दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे वह शाकाहारी हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं या सर्वाहारी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये 5 जीवों को उनके विशेष गुणों के आधार पर 5 जगतों या किंगडम में जो है विभाजित किया गया है। ताकि अध्ययन जो है आसानी से किया जा सके।
तो इस तरीके से यहीं पे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है यह वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, जिसका विश्लेषण प्रश्नों का जो है बेहतरीन तरीके से किया गया है। इसमें प्रश्न तो 15 ही थे, लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत सारे समझ में आए होंगे आपको, और यह कॉन्सेप्ट बूस्टर का जो है आपको काम करेगा। तो इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।